नमस्कार। ये चमत्कार ही है कि नरेंद्र मोदी 10 साल सरकार चलाने के बाद भी चुनाव मनमोहन सिंह के 18 साल पहले कहे गए बयान पर लड़ रहे हैं। वोट नरेंद्र मोदी 18 साल पहले कही गई बात पर मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार 18 साल पहले कही गई मनमोहन सिंह की बात पर वोट ले पाएंगे? ये उनका टैलेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताने वाले नरेंद्र मोदी खुद अपनी माता पिता की 6 संतानों में तीसरे नंबर पर है। तो इस बार विकास के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी जनता को मूर्ख बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फिर जनता को मूर्ख समझने वालों के चेहरे पर कालिखें पुत जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक सर हैं, केपी मलिक सर हैं, साथ ही साथ भरत जी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी किस तरह से बौखला गए हैं और मुसलमानों को लेकर किस तरह के भाषण दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, वो पहले आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो पहले आप ये सुन लीजिए। पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। जी प्रज्ञा जी, एक और अपने पास एक और बयान है, वो बयान भी सुनाना चाहे पीसीआर, वो दूसरा वाला बयान भी प्ले किया जाए और लोगों को बताया जाए। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। राकेश पाठक सर, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुन रहे हैं आप? अच्छा सर, एक बात बताइएगा, पूरी मंगलसूत्र बचाने का चुनाव हो गया प्रज्ञा जी। बिल्कुल, पूरी दुनिया में राकेश पाठक सर मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषणों पर थू थू हो रही है। पूरी दुनिया से लानतें आ रही हैं। हमारा भारत देश हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन अब मोदी के नफरती भाषणों के लिए जाना लगेगा। मतलब मुबारक हो सर, हम लोग वाकई विश्व गुरु बन गए हैं। प्रज्ञा जी, विश्व गुरु कहें तो ज्यादा बेहतर है। विश्व की जगह हाँ, फिर तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे आपसे कि आपने फिर वही भाषण 2 बार सुनवा दिए आज, जिन्हें सुनकर हमारे कानों में से खून निकलने लगता है। एक सभ्य समाज, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य का मुखिया सांप्रदायिक विद्वेष से भरे हुए ऐसे भाषण दे सकता है? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा हमारे समाज के लिए। लेकिन एक और भाषण आपको सुनवाना चाहिए था, अगर हमारे पीसीआर के पास वो हो तो सुनवाना, नहीं तो मैं सुनवा देता हूं यहीं से। बांसवाड़ा टू अलीगढ़ एक परिवर्तन हुआ 24 घंटे के भीतर। जब वे बांसवाड़ा में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया बता रहे थे, उसके बाद मुझे लगता है कहीं दूर से कोई चूड़ी उनकी टाइट की गई। हो सकता है किसी शेख साहब ने फोन किया हो। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ में क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। वहां वे मुसलमानों के हितैषी बन गए। हज जाने का मौका पाके मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है,
बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी। और मुझे प्रज्ञा जी, ये भाषण इसलिए सुनाना जरूरी था कि जिस बांसवाड़ा में वे मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, उससे अलीगढ़ की दूरी कुछ 100 किलोमीटर होगी। मैं नहीं जानता कितनी दूरी है, पर वहां पहुंचते पहुंचते वे मुसलमानों के हितैषी बन गए। लेकिन इस भाषण में एक बात आपने सुनी होगी, वे कह रहे बिना महरम के इजाजत दिलवाई मैंने, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताना जरूरी है कि सऊदी अरब की सरकार ने ये व्यवस्था पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए, जो भी लोग मक्का काबा शरीफ जाते हैं उनके लिए लागू की है। उसमें नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है। न उनके कहने से ये व्यवस्था हुई है महरम को बिना देने की, और न उनके प्रयासों से हुई है। वो तो सऊदी सरकार ने पूरी दुनिया से जितने लोग आते हैं वहां पर हज करने के लिए, उस सबके लिए किया। दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में कहा कि वे 18 साल पहले के मनमोहन सिंह सरकार के, मनमोहन सिंह के एक भाषण पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें इतना तो धन्यवाद उन्हें दीजिए कि वे 70 साल से घटते घटते 18 साल पर तो आ गए। वे तो पिछले 10 साल से पंडित नेहरू के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे और राजनीति कर रहे थे। वे तो इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव लड़ते और राजनीति करते आए हैं। तो कम से कम 50, 60, 70 साल से घटते घटते वे 18 साल पर आ गए। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि अब समय बदल गया है। अब ये 2014 नहीं है जिसमें आपने सांप को रस्सी बताकर लटका दिया और सोशल मीडिया की दुनिया में वो सांप बनकर लटकता रहा। अब नरेंद्र मोदी उनकी झूठ और नफरत की फैक्ट्री के द्वारा परोसा गया झूठ 5 मिनट के अंदर प्रज्ञा मिश्रा जी, भरत जी, मलिक साहब बेनकाब कर देते हैं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उसके बाद वो लल्लन टॉप का वीडियो आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्रोसीडिंग आ गई। पंकज पचौरी जो उस वक्त प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, उनका बयान आ गया। देश ने जान लिया कि मनमोहन सिंह ने सिर्फ मुसलमान नहीं कहा था। आज फिर एक हरकत हुई है, राहुल गांधी का एक बयान काट छाट कर वायरल किया जा रहा है। कितने मिनट लगे प्रज्ञा जी उनके झूठ को बेनकाब होने में? अधिकतम 5 मिनट। राहुल गांधी का पूरा बयान परोस दिया गया, सामने रख दिया गया कि राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे। तो नरेंद्र मोदी की जो बौखलाहट है वो पहले चरण के बाद मिली खबरों के कारण है। उनके सूचना तंत्र ने, उनके गुप्तचर तंत्र ने, संघ ने कहीं ना कहीं से उन्हें बताया होगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और मैं पूरे भरोसे के साथ ये कहना चाहता हूं, भले अलीगढ़ में वे मुसलमानों के हितैषी बन गए हैं शायद अरब देशों के दबाव के कारण, लेकिन अगले चरणों में, अगले 5-6 चरण में वे फिर अपनी उसी बीन पर लौटेंगे जो वे हमेशा बजाते रहे हैं, हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति की बीन। जी प्रज्ञा जी। तो ये राकेश पाठक सर, एक मिनट प्रज्ञा जी, एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ। प्रज्ञा जी, एक मिनट मेरा सवाल है भरत जी, एक मिनट। जैसे केपी मलिक सर ने बात कही, दुरुस्त बात कही कि संगठन जो है वो जिताने के लिए, बीजेपी की मदद के लिए सड़कों पर दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से ये खबर और आ रही है कि आरएसएस अपना 100वां स्थापना दिवस मना नहीं रहा है, जो मनाने के लिए बहुत पहले से कई चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो 100वां स्थापना दिवस आरएसएस नहीं मना रहा है। अंदर खाने खबरें चल रही हैं सर, कहीं ना कहीं आरएसएस को पता चल गया है कि अब जो है भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, तो इसीलिए वो इतना धूमधाम से नहीं मना पाएंगे अपना स्थापना दिवस, 100वां स्थापना दिवस, इसीलिए इन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अंदर खाने जो खबर चल रही है। राकेश पाठक सर। और प्रज्ञा जी, आपके सवाल में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा मैं। मेरा भी कुछ ऐसे ही सवाल है कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं और गारंटी का मुद्दा मोदी जी का चला नहीं। 400 पार कहते थे, वो भी कहना कम कर दिया, गारंटी भी कहना कम कर दिया। आरएसएस का उतना बैक सपोर्ट मिल नहीं रहा है, कार्यकर्ता निकल नहीं रहा। क्या ये भी एक वजह है कि मोदी जी अचानक से हिंदू मुसलमान गहना, मंगलसूत्र
और रमजान और सावन भादो कुआर कार्तिक पे उतर आए हैं अचानक से? बिल्कुल निश्चित तौर पर वजह ये तो सारी है ही। मैं थोड़ा पहले प्रज्ञा जी के सवाल को ले लेता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर मैंने एक पड़ताल की थी। मेरा एक लंबा विश्लेषणात्मक आलेख था, देश भर में उस छपा था पिछले साल जी। उसके कुछ बिंदु मैं दोहरा देता हूं और वो आज भी यथावत कायम है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो संघ से निकले हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं ट्विटर हैंडल पर। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी के नाम का जो ट्विटर हैंडल है उनका, वो RSS.org नाम का जो RSS का ट्विटर हैंडल है उसे फॉलो नहीं करता। यानी नरेंद्र मोदी RSS को फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर। भले ही वे तैमूर के नाना जैसे और भी पता नहीं कैसे कैसे अफलातूनी ट्विटर हैंडल है जिन्हें फॉलो करते हैं मोदी जी, लेकिन RSS.org को नहीं करते। नंबर 2, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरसंघ चालक मोहन भागवत से व्यक्तिशः इन पर्सन कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है। मलिक साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वे सिर्फ एक बार मिले हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। मैं सार्वजनिक समारोहों में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में या उससे पहले भूमि पूजन में एक मंच पर मौजूदगी या एक जाजम पर मौजूदगी की बात नहीं कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जो संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक रहे, उनका संघ प्रमुख के साथ कोई व्यक्तिगत संवाद बंद कमरे में कोई मीटिंग नहीं हुई है आज तक। नंबर 3, एक मीटिंग हुई थी 2014 में दिल्ली में सरकार बनने के बाद। संघ भाजपा, इसीलिए कहते हैं क्या कि मोदी जी संघ की सुनते नहीं हैं? अब मैं उसी पर आ रहा हूं, एक और उदाहरण दे रहा हूं जिसका आज तक किसी ने खंडन नहीं किया मेरी खबर का। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू उसका यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब एक व्यवस्था बनाई थी संघ और सरकार के बीच, संघ और प्रधानमंत्री के बीच समन्वय के लिए। एक तो समन्वय समिति है, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार और संघ के बीच की, वो एक अनौपचारिक समिति है, कमेटी है। लेकिन प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के बीच संवाद के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता रहा है, वो संघ का नंबर 2 सह कार्यवाह। संघ क्या चाहता है, संघ का सुप्रीमो क्या चाहता है, संघ की आगामी योजनाएं क्या है, उसमें सरकार से क्या मदद चाहिए, ये जानकारियां लेकर देश के प्रधानमंत्री से, यानी जब बीजेपी की सरकारें रही, अटल जी या नरेंद्र मोदी, वो संघ की अपेक्षाएं प्रधानमंत्री को बताता है। प्रधानमंत्री संघ से क्या चाहते हैं, क्या सहयोग होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं, वो उस नंबर 2 व्यक्ति जो चैनल है, वो जो सेतु है, पुल है, उसके जरिए सरसंघ चालक तक पहुंचती है। ये अटल बिहारी सरकार में हमेशा कायम रही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये पुल तोड़ दिया है। पिछले 10 साल से सरसंघ चालक की बात प्रधानमंत्री तक सीधे नहीं पहुंचती। अब वो संघ का जो नंबर 2 व्यक्ति है, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलता है। अमित शाह संघ की बातों को प्रधानमंत्री को बताते हैं, लौटती डाक से प्रधानमंत्री को जो कहना होता है वो अमित शाह को बताते हैं, अमित शाह संघ तक पहुंचाते हैं। तो आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को संघ की छाया से, संघ के अंकुश से, संघ की मॉनिटरिंग से मुक्त करने के लिए वे सारे उपाय अपनाए हैं जिनसे संघ ने और संघ के सुप्रीमो ने खुद को अपमानित महसूस किया होगा। अंतिम घटना आपको बताता हूं, राम मंदिर की जब भूमि पूजन हुआ था पहले, उस वक्त संघ की ओर से यह प्रयास किया गया था, पीएमओ को संदेश दिए गए थे कि उस दिन अयोध्या में कुछ ऐसा हो जाए कि एक अलग से बैठक प्रधानमंत्री और डॉक्टर मोहन भागवत की कहीं हो जाए, वीवीआईपी सर्किट हाउस में, कार्यक्रम स्थल पर, ग्रीन रूम में पीछे। ऐसा प्रयास विफल रहा, पीएमओ ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज तक संघ प्रमुख की नरेंद्र मोदी से अकेले में कोई मुलाकात नहीं हुई। अंतिम बात, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक नागपुर में संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। वे डॉक्टर हेडगेवार को प्रणाम करने नहीं गए हैं। अभी 3 दिन पहले, जिसका मलिक साहब उल्लेख कर रहे हैं,
जब प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे तो संभवतः पहली बार 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाइट हॉल्ट किया है नागपुर में, रात्रि विश्राम किया है। वरना वे कई बार नागपुर गए, सरकारी आयोजनों में गए, पार्टी के आयोजनों में गए, संघ मुख्यालय नहीं गए। ये छोटी घटना नहीं है। और अब अगर पहले चरण के मतदान के बाद 20 तारीख को वे गए तो कोई तो वजह होगी, कोई तो फरियाद करने गए होंगे, और वहां भी उनकी नितिन गडकरी से मुलाकात नहीं हुई, जो नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा में। तो मैं समझता हूं प्रज्ञा जी, आपके और भरत जी के दोनों सवालों का उत्तर इन सारे तथ्यों में छुपा है कि नरेंद्र मोदी की कथनी करनी से पीड़ित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हथेली खिसका ली है। जो चुनाव के समय संघ का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक जुटता था, वैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मलिक साहब, आप तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश तो संघ की पाठशाला, संघ की प्रयोगशाला रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से ही निकल कर गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के थे, लेकिन यहां भी संघ के कार्यकर्ता, संघ का संगठन मुझे कम से कम बीजेपी के किसी चुनाव अभियान में दिखाई नहीं दे रहा। सर, बहुत सारी खबरें ये भी चल रही हैं कि संघ चाहता है कि अब नितिन गडकरी जी को आगे किया जाए, उनका कद थोड़ा बड़ा किया जाए, लेकिन मोदी और शाह अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये भी कहा गया कि पूरी भारत सरकार में, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर मंत्रियों में सिर्फ और सिर्फ गडकरी के विभाग के ऊपर रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट आई और बताया गया कि इनने सड़क में जो है घोटाला कर दिया है, इतने की सड़क बननी थी, इतने की नहीं बनी। सिर्फ और सिर्फ गडकरी के ही विभाग का रिपोर्ट आना, उसके बाद ये बहुत चर्चाएं तेज हो गई कि मोदी जी जो है वो संघ की इस बात से सहमत नहीं है कि गडकरी को आगे किया जाए, इसीलिए संघ से दूर भागते हैं और इसीलिए अब संघ जो है हाथ खींच रहा है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे बिना तुम क्या हो। देखिए, गडकरी के मंत्रालय की सीएजी रिपोर्ट से पहले जी एक घटना और आपको याद करनी होगी। जब नितिन गडकरी को दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना था, जो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का जो विधान है उसके मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 बार अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन दूसरा मौका आने से पहले मलिक साहब, आपको तो याद होगा, पूर्ति घोटाला नाम का एक घोटाला नितिन गडकरी के मत्थे मढ़ दिया गया था। उसके पीछे कौन लोग शामिल थे? नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक सज्जन अब दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली साहब, उनका नाम बहुत चर्चा में आया था कि उनकी कृपा से वो पूर्ति घोटाला सामने आया था जिसमें नितिन गडकरी घिर गए थे और अंततः वे दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष नहीं बन सके थे। अब लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए नितिन गडकरी की दावेदारी की नहीं है, लड़ाई इस बात की भी है कि हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के बाद के जो 2 और दावेदार हैं, एक आपके प्रदेश में बैठे हुए हैं, दूसरे अमित शाह हैं। अभी असली लड़ाई तो वहां पर छिड़ी हुई है कि मोदी के बाद अमित शाह के योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी तो तीसरे नंबर पे आएंगे। और संघ सच बताएं, इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी कोई मर्जी नरेंद्र मोदी पर थोप सके। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में अपना कद संघ से बड़ा बना दिया है। वे लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ इतने बड़े हो गए, माइटी हिमालयन मैन जैसे हो गए। भीम का उनका कद है इस वक्त पार्टी के अंदर, संघ के अंदर, इसलिए संघ सीधी रार लेने की स्थिति में नहीं है। एक अंतिम उदाहरण आपको दे देता हूं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में जो बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बड़ी प्रचार सामग्री है, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की फोटो नहीं है। शायद वो एकमात्र ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा। इन चीजों को भी संघ ने अन्यथा लिया है कि सरकार मोदी सरकार कहलाती है, गारंटी मोदी की गारंटी कहलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? यद्यपि मैं हमेशा से कहता आया हूं, बीजेपी नाम की अब कोई पार्टी इस देश में नहीं है। मोदी शाह एसोसिएट नाम का एक समूह है, एक ग्रुप है, एक कंपनी है, वो एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चला रही है। बीजेपी नाम का कोई दल नहीं है, क्योंकि अभी मोदी शाह ने राष्ट्रीय अधिवेशन में यह भी पारित करा लिया है कि अब वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा।
जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की ये हालत है कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्लियामेंट्री वोट तय कर देगा, चुनाव होगा ही नहीं, वहां उस पार्टी को आप सचमुच एक राजनीतिक दल मानेंगे? जिस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को मालूम नहीं होता कि वे सुबह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पर्ची खोलकर मुख्यमंत्री बनते हैं। वसुंधरा राजे का चेहरा भूल गए क्या आप लोग? जब राजनाथ सिंह ने पर्ची उन्हें दिखाई थी, उस 8वें आश्चर्य की तरह उनके चेहरे के भाव थे वसुंधरा राजे के। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, नरेंद्र मोदी इस वक्त संघ के लिए खटक रहे हैं संघ को, पर संघ